हेलो एवरीवन, नमस्ते, वेलकम टू एजुकेशन राइज। आज हम पढ़ेंगे ईंटें, मनके और अस्थियाँ क्लास 12th के लिए जो हिस्ट्री का पहला चैप्टर है उसको। तो आइए देखते हैं इसमें सारी चीज़ों को हम जो है विस्तृत पढ़ेंगे। और इसमें हम क्या क्या देखने वाले हैं, इसमें हम देखेंगे सामाजिक भिन्नताओं को, हड़प्पा सभ्यता की सामाजिक भिन्नताओं। उसके अलावा हम इसमें देखेंगे शिल्प उत्पादन और व्यापारिक संबंधों के बारे में हम इसमें चीज़ें देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सामाजिक भिन्नताएं, है ना। तो जो हड़प्पा सभ्यता, उसमें जो समाज में जो विभिन्न भिन्नताएं थी जो आपस में, उसके बारे में। सामाजिक विभिन्नताओं को समझने के लिए इतिहासकारों ने कई सारी चीज़ों का अवलोकन किया, और जिसमें सबसे पहली चीज़ है समाधान। तो जो भिन्नताएं थी, उन भिन्नताओं को समझने के लिए जो अलग अलग चीज़ें देखी गई, उसमें पहली चीज़ थी समाधान। जैसा कि आप मिस्र के पिरामिड के बारे में जानते हैं, आप ये चित्र देख सकते हैं, ये मिस्र के पिरामिड है और इनके नीचे भी जो है शवों को गाड़ा जाता था, उसके ऊपर ये पिरामिड बनाए जाते थे। इसमें से तो ये मिस्र के पिरामिड हड़प्पा सभ्यता के समकालीन थे। तो जिस समय मिस्र में पिरामिडों का निर्माण किया गया, जो है वो हड़प्पा सभ्यता के समकालीन थे। उस समय हड़प्पा सभ्यता जो है वो अस्तित्व में थी। इसमें से कई पिरामिड राजकीय समाधान थे। राजकीय समाधान का मतलब ये था कि जो राजा महाराजा थे, उनके शवों को इसमें गाड़ा गया था और इसके ऊपर जो है वो पिरामिडों का निर्माण करवाया गया था, जहाँ बहुत सी मात्रा में धन और संपत्ति पाई गई है। तो ये जब इनको गाड़ा जाता था, इनको दफनाया जाता था, तो इनके साथ में धन को, है ना, धन संपत्ति, कई सारी चीज़ें, हीरे जवाहरात, आभूषण, कपड़े, बर्तन, गहने, सब कुछ जो है वो इनके साथ में जो है वो दफनाया गया था, उनके साथ में उसे भी गाड़ा गया। इसी प्रकार हड़प्पा सभ्यता में भी आमतौर पर मृतकों को गड्ढों में दफनाया जाता था। तो जिस तरीके से मिस्र में पिरामिडों के नीचे दफनाया जाता था, उसी तरीके से हड़प्पा सभ्यता में लोगों को गड्ढे खोद करके, आप यहाँ पे देख सकते हैं ये चित्र, जिस तरीके से ये जो इस तरीके से गड्ढा खोदा गया, उसमें उसको लेटा दिया जाता था, उसको जो है वो दफनाया जाता था। और इनके साथ विभिन्न प्रकार की वस्तुएं भी साथ में दफनाई जाती थी। तो इन ये जो शव होते थे, इनके साथ में विभिन्न प्रकार की चीज़ें भी जो है वो दफनाई जाती थी, इस आशा के साथ कि अगले जन्म में उसे ये सारी चीज़ें मिलेगी। तो यह सामाजिक भिन्नता को दर्शाती है, वहाँ का जीवन और यहाँ के जीवन के बारे में, या फिर जो भिन्नता थी समाज में, उसको दर्शाया गया। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं एक जो है वो शव, और ये जो है वो इनके साथ में दफनाई गई चीज़ें हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, और अब यहाँ पर हम देखते हैं कि कुछ कब्रों में, कब्रें यानी जहाँ शवों को गाड़ा जाता था, दफनाया जाता था, तो उन कब्रों में मृदभांड और आभूषण भी मिले हैं। मृदभांड का मतलब होता है मिट्टी के बर्तन, और कुछ आभूषण मिले हैं जो इस सभ्यता की ओर संकेत करते हैं कि इन वस्तुओं का प्रयोग मरणोपरांत भी किया जा सकता है। मतलब ये इस बात का प्रतीक है, ये आभूषण और जो बर्तन मिले हैं, ये इस बात का प्रतीक है कि मृत्यु के बाद व्यक्ति उसका उपयोग करता है। महिला एवं पुरुष दोनों की ही कब्रों से आभूषण प्राप्त हुए हैं। आभूषण पुरुषों के लिए भी जो है वो उनके साथ दफनाए जाते थे, गाड़े जाते थे। तो पुरुषों की कब्रों से भी आभूषण प्राप्त हुए, महिलाओं की कब्रों से तो हुए ही हैं। इसका मतलब यह था कि पुरुष भी उस समय आभूषण पहनते थे। ये सारी चीज़ें इन चीज़ों का अवलोकन करने से पता चलती हैं। कहीं कहीं पर मृतकों को तांबे के बर्तनों के साथ भी दफनाया जाता था। तो मिट्टी के बर्तनों के अलावा तांबे के बर्तन भी जो है यहाँ से इन समाधानों के साथ में प्राप्त हुए हैं। सामाजिक भिन्नताओं को पहचानने की अन्य विधियाँ। तो अभी एक विधि तो हमने देखी कि जो दफनाया जाता था लोगों को, उसके साथ में दफनाने की भिन्न भिन्न तरीके। मिस्र में अलग तरीका था, सिंधु घाटी सभ्यता में अलग तरीका था। इनके साथ में जो बर्तन, आभूषण और विभिन्न प्रकार की चीज़ें जो है वो हमने देखी। इसके अलावा जो सामाजिक भिन्नता है, उसको पहचानने की अन्य विधियाँ कौन सी है, तो उसमें दूसरी विधि है दैनिक उपयोग की वस्तु, यानी रोज़मर्रा के काम आने वाली चीज़ें। पत्थर और मिट्टी से बनी दैनिक उपयोग की वस्तुएं, जैसे मृदभांड, चक्कियाँ आदि जो है वो, ये भी ये जो समाज की भिन्नता है उसको पहचानने के लिए कारगर साबित होती है। और दूसरा है विलासिता की वस्तुएं। तो इन सामाजिक भिन्नताओं को पहचानने की जो दो वस्तुएं, उसमें एक तो है दैनिक उपयोग की वस्तुएं और दूसरी है विलासिता की वस्तुएं।
विलासिता की वस्तुओं में इसमें क्या होता है कि बहुमूल्य वस्तुएं केवल हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसी बड़ी बस्तियों में पाई गई हैं। क्योंकि हड़प्पा सभ्यता की कई सारी बस्तियां थी, लेकिन मात्र 2 बस्तियों से, हड़प्पा से और मोहनजोदड़ो से, ये 2 जगहों से मात्र बहुमूल्य वस्तुएं प्राप्त हुई है। इस सभ्यता में सोना दुर्लभ वस्तु था और आज की ही तरह उस समय भी कीमती था। तो उस समय भी सोने की कीमत बहुत ज़्यादा थी, इसे कीमती समझा जाता था, उसे दुर्लभ माना जाता था। नेक्स्ट है शिल्प कला की बात हम करेंगे। तो शिल्प कला में नृत्य करती हुई स्त्री की मूर्ति आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये नृत्य करती हुई स्त्री की मूर्ति है। टेराकोटा और पत्थर से बनी विभिन्न मूर्तियाँ, जैसे पशुपति की मोहर है ना, आप ये वाला जो चित्र देख सकते हैं यहाँ पे, ये पशुपति की मोहर है। मोहरें जो है हमने देखा था कल वाले वीडियो में, हमने देखा था। अगर आपने नहीं देखा तो उस वीडियो की लिंक आपको मैं इस वीडियो के ऊपर आई बटन पे दे दूंगा और साथ ही साथ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। तो आप कल वाला हिस्ट्री का जो हमारा वीडियो था उसे ज़रूर देख लीजिए। और हमारे सभी वीडियोज़ की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिलेगी, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आप उस डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करके हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। और हमारे सभी वीडियोस की एक साथ अगर आप PDF प्राप्त करना चाहते हैं, हम यहाँ पर पढ़ते हैं हिंदी साहित्य, हिंदी कंपलसरी, इंग्लिश कंपलसरी, इतिहास, राजनीति विज्ञान, भूगोल, ये सारी चीज़ें जो सब्जेक्ट हैं 12th क्लास के हम पढ़ते हैं। तो इनकी सबकी PDF अगर आप एक जगह चाहते हैं तो आप हमारा ऐप डाउनलोड करिए। एजुकेशन राइज नाम से हमारा एप्लीकेशन जो है वो प्ले स्टोर पर अवेलेबल है और उसका लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, मोहरों की बात करते हैं। 2 प्रकार की मोहरें प्राप्त हुई, एक तो वर्गाकार हैं और दूसरी आयताकार मोहरें प्राप्त हुई थी। उसके बाद हड़प्पा सभ्यता का एक स्थल है चन्नूदड़ो, है ना, चन्नूदड़ो या फिर चन्नूदड़ो के नाम से भी जाना जाता है, जो कि एक छोटी सी बस्ती थी, लेकिन यह अपने शिल्प कला के लिए जानी जाती थी। याद रखिएगा चन्नूदड़ो काफ़ी इंपॉर्टेंट जगह है, महत्वपूर्ण जगह है, कई बार यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चन्नूदड़ो जो है एक महत्वपूर्ण बस्ती थी और यहाँ पर चन्नूदड़ो में मनके बनाने का काम होता था। याद रखिए प्रश्न सीधा सीधा बनता है कि मनके बनाने का काम सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल पर होता था। तो आपको ऑप्शन मिलेंगे कालीबंगा, लोथल, चन्नूदड़ो, पीलीबंगा और इस प्रकार के। तो याद रखिएगा मनके बनाने का काम चन्नूदड़ो में होता था और शंख की कटाई होती थी, धातु कर्म, मोहर निर्माण का कार्य आदि जो है वो यहाँ पर किए जाते थे। तो मोहरें बनाने का काम होता था, धातु कर्म यहाँ पर होता था, शंख की कटाई की जाती थी और मनके बनाने का उद्योग भी चन्नूदड़ो में विस्तृत था। इस प्रकार की सामग्री के निर्माण के लिए पत्थर, क्रिस्टल, क्वार्ट्ज, तांबा, सोना, खोल और टेराकोटा आदि का उपयोग किया जाता था। तो ये चीज़ें जो है वो इस प्रकार की सामग्री बनाने में उपयोग में ली जाती थी। इस समय के विभिन्न आकार के शिल्प पाए जाते हैं, जैसे बेलनाकार शिल्प, गोलाकार शिल्प आदि आदि। आप यहाँ पे देख सकते हैं, है ना, ये जो सारी चीज़ें हैं, है ना, ये मृदभांड हैं, ये सब कुछ जो है वो ये सारी सामग्री वहीं से प्राप्त हुई है, ये मन के हैं। नेक्स्ट आज बात करेंगे जो शिल्प उद्योग था उसके लिए कच्चा माल कहाँ से प्राप्त होता था। तो शिल्प उत्पादन की सारी बस्तियां सिंधु नदी के किनारे स्थित थी। जो सिंधु नदी है, इस पूरी सभ्यता को ही सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं, क्योंकि सिंधु नदी के आसपास के क्षेत्रों में ये सभ्यता फैली हुई थी। तो जो महत्वपूर्ण जो बस्तियां थी शिल्प उत्पादन से संबंधित, वो बस्तियां सिंधु नदी के किनारे थी। इसका कारण ये था कि एक तो उन्हें कच्चे माल के लिए यातायात जो है वो सुविधाजनक रूप से उपलब्ध हो जाता था और परिवहन जो है वो यहाँ पर इनको मिल जाता था, है ना, क्योंकि सिंधु नदी परिवहन का एक महत्वपूर्ण मार्ग था। मिट्टी स्थानीय रूप से प्राप्त हो जाती थी। ये जो कच्चा माल होता था ना इन उद्योगों के लिए, तो मिट्टी तो स्थानीय रूप से इनको वहीं पर अपने स्थान पर ही मिल जाती थी इस उद्योग के लिए, लेकिन बाकी चीज़ें इन्हें बाहर से मंगवानी पड़ती थी। पत्थर, लकड़ी और धातु की खरीद बाहरी क्षेत्रों से की जाती थी। पत्थर बाहर से मंगवाए जाते थे, लकड़ी बाहर से मंगवाते थे ये लोग, धातु भी जो है वो बाहर से खरीदते थे और परिवहन का साधन जो है वो इन्हें सिंधु नदी के माध्यम से उपलब्ध हो जाता था। अब 2 स्थान और हैं जिन्हें आप अच्छी तरह से याद रखिए। स्थान है नागेश्वर और बालाकोट, ये नदी के पास स्थित हैं और शंख बनाने के लिए शिल्प उत्पादन के बड़े केंद्र थे। जो शंख होते ना, आप यहाँ पे चित्र देख सकते हैं, इस शंख उत्पादन के लिए जो स्थान थे वो थे नागेश्वर और बालाकोट और ये भी नदी के किनारे स्थित है। सोरतुघई अफगानिस्तान में स्थित है, जो कीमती पत्थरों के लिए जाना जाता था।
सोर्तुगई एक स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता का, जो कि वर्तमान अफगानिस्तान में स्थित है, और यहाँ से कीमती पत्थर मंगवाए जाते थे, कीमती पत्थरों के लिए जाना जाता था। राजस्थान के खेतड़ी और गुजरात के कुछ क्षेत्रों से कुछ क्षेत्र जो वो धातुओं के लिए जाने जाते थे। तो राजस्थान का खेतड़ी जो है ना, यहाँ से तांबा जो वो निकलता है, तो तांबा जो है वो यहाँ से भेजा जाता था खेतड़ी से, और गुजरात के भी कुछ क्षेत्र थे, तो यहाँ इन दोनों स्थानों से धातुएं जो वो निकलती थी। व्यापारिक संबंधों की बात करते हैं। ज़्यादातर व्यापार धातु और शिल्प का व्यापार होता था। व्यापार यहाँ पर दो चीज़ों का होता था, एक तो धातुओं का और दूसरा शिल्प का। व्यापार अनाज के साथ विनिमय प्रणाली पर आधारित था, है ना, अनाज का आदान प्रदान होता था व्यापार के लिए। और टेराकोटा बैलगाड़ी की एक आकृति प्राप्त हुई है जो माल और लोगों के परिवहन के लिए उपयोग किया जाता था। ये आप यहाँ पे चित्र देख सकते हैं, ये एक बैलगाड़ी प्राप्त हुई है टेराकोटा की। ये जो है ना, माल का परिवहन करने के लिए और साथ ही साथ लोगों के परिवहन के लिए जो है वो इसका उपयोग किया जाता होगा। मतलब इसका तो उपयोग नहीं होता होगा, लेकिन इसी प्रकार की बैलगाड़ियों का उपयोग होता होगा। ये तो एक प्रतिकृति है, इस प्रकार का एक चित्र है, मतलब एक हाँ उसका मॉडल है उसका, तो ये प्राप्त हुआ है। इससे ये अनुमान लगाया जाता है कि बैलगाड़ी के माध्यम से परिवहन जो वो होता था, और बाकी परिवहन नदी में जो वो होता था, नदी में जहाज़ों के द्वारा होता था। सिंधु नदी व्यापारिक मार्ग का सबसे बड़ा केंद्र थी, जैसे हमने पहले भी बात करी। नावों के द्वारा जो है यहाँ से परिवहन होता था, क्योंकि ज़्यादातर सिल्क उत्पादन केंद्र सिंधु नदी के किनारे ही पाए गए हैं। तो जो सिल्क के उत्पादन केंद्र हैं वो सिंधु नदी के किनारे इसलिए पाए गए क्योंकि उन्हें परिवहन की सुविधा मिल जाती थी, नदी के माध्यम से यातायात इनका हो जाता था। इस स्थान से एक मोहर भी पाई गई है जिस पर नाव का चित्र अंकित है। आप ये देख सकते हैं, ये मोहर है और इस पर एक नाव का चित्र अंकित है। तो इससे अनुमान लगाया जाता है कि सिंधु नदी के जल में परिवहन की सुविधा या फिर नाव के माध्यम से यहाँ पर परिवहन होता था। इस बात से यह सिद्ध होता है कि लोग समुद्र के रास्ते भी व्यापार करते थे। तो सिंधु नदी के अलावा व्यापारिक जो संपर्क थे समुद्र के रास्ते भी होते थे, जिसमें नावों के माध्यम से आवागमन होता था। हड़प्पा सभ्यता के व्यापारिक संबंध दूर दूर तक फैले थे, विदेशों से भी फैले थे, यानी दूसरी सभ्यताओं से भी ये लोग संपर्क में थे उस समय में। अब हम बात करेंगे कि दक्षिण भारत से ये जो व्यापार होता था, विभिन्न वस्तुएं जो वो अलग अलग स्थानों से मंगवाते थे। उस समय दक्षिण भारत से सोने का व्यापार किया जाता था। तांबा और मिट्टी के बर्तन ओमान से लाए जाते थे। याद रखिएगा इन चीज़ों को, सीधा सीधा यहाँ से प्रश्न बनेगा, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे कि तांबा कहाँ से मंगवाया जाता था। मिट्टी के जो बर्तन हैं, वैसे मिट्टी स्थानीय रूप से भी प्राप्त हो जाती थी, लेकिन कुछ विशेष प्रकार की मिट्टी के जो बर्तन हैं ये ओमान से लाए जाते थे। सोना दक्षिण भारत से आयात किया जाता था। मेसोपोटामिया के स्थलों से हड़प्पा की मोहरें, तोल, पासा और माल इत्यादि प्राप्त हुई है। तो जो मेसोपोटामिया सभ्यता है ये सिंधु घाटी सभ्यता की समकालीन थी। यहाँ से मेसोपोटामिया से मोहरें प्राप्त हुई है जो कि हड़प्पा सभ्यता की है। तोल, पासा, माल आदि प्राप्त हुआ है। ये इस बात का प्रतीक है कि इन दोनों सभ्यताओं के बीच में व्यापारिक संबंध रहे थे। इससे यह सिद्ध होता है कि मेसोपोटामिया और सिंधु घाटी सभ्यता के व्यापारिक संबंध थे। मेसोपोटामिया के कुछ ग्रंथों में हड़प्पा सभ्यता का उल्लेख मेलुहा के रूप में किया गया है, जिसका अर्थ होता है नाविकों की भूमि। तो मेसोपोटामिया के जो कुछ ग्रंथ हैं उन ग्रंथों में हड़प्पा सभ्यता को मेलुहा कहा गया है। मेलुहा का अर्थ होता है नाविकों की भूमि, यानी सिंधु घाटी सभ्यता को नाविकों की भूमि मेसोपोटामियाई ग्रंथों में दिखाया गया है। और ये हमने एक भाग किया है। इस भाग के अलावा बाकी जो हमारे जो पीछे का जो चैप्टर है वो हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही। जाते जाते आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। लगातार हम पढ़ते रहेंगे। शाम को 8:30 बजे होती है हमारी लाइव क्लास, उसे ज्वाइन करना बिल्कुल नहीं भूलें। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।